गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी और हमने स्टार्ट की थी आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, यानी कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और जो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लासिफिकेशन के बारे में। हम क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो आपका वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के अपने उद्देश्य व कार्य अपने पढ़ चुके थे लास्ट टॉपिक, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा ये होगा सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि जैविक वर्गीकरण के तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं ये टॉपिक किस बारे में होने वाला है आज का टॉपिक। तो देखिए, आज का जो अपना जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक जो भी अभी तक जितने भी सजीव के प्रकार, यानी कि जो जितने भी सजीवों की जो आबादी है, जो कि लगभग कितने है 1.7 मिलियन या 1.8 मिलियन, यानी कि लगभग 30 करोड़ तक की आबादी अपने क्या है सजीवों की इस पृथ्वी पर अभी ज्ञात है। ठीक है, तो उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उनका अध्ययन किया गया है, यानी कि वैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार के क्या दिए हैं, सिस्टम दिए हैं या पद्धति दी है, जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उन सजीवों को एक कैटेगरी बना सकते हैं, उनको एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा इसी बारे में होने वाला है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या है, अधिकतर जो होता है नीट के अंदर जो है लगभग 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसलिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जो छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस टॉपिक को, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि कितने सिस्टम आ चुके हैं अभी तक किसके अंदर, जैविक वर्गीकरण के तंत्र के अंदर। तो बात करें वैज्ञानिकों ने कितने 3 सिस्टम दे चुके हैं। 3 सिस्टम कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और थर्ड जो आता है अपना ये आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये 3 आ चुके हैं क्लासिफिकेशन जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं। किस लिए दिए हैं? ये इसलिए दिए गए हैं ताकि आप सजीवों का जो वर्गीकरण है उनका अध्ययन आसानी से कर सको, यानी कि क्लासिफिकेशन को इजी बनाने के लिए सारे दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं चौथा जो आपका क्लासिफिकेशन आया था, ये है रेडफोर्ड। इसको भी क्या करा गया है, सम्मिलित करा गया है, बट ये आपके अभी है नहीं सिलेबस वगैरह के अंदर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए आप कौन सा है चौथा, रेडफोर्ड। ठीक है, ये चौथी आपकी पद्धति है सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चौथा प्रकार कौन सा होता है, रेडफोर्ड होता है। ये आप चीज ध्यान में रखिएगा सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किस बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे, मैं आपको सबसे जो पहले बात बताऊं, अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जैविक तंत्र के, जैविक जो तंत्र है उसके कृत्रिम रूप के बारे में, कृत्रिम सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति है, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, किस प्रकार से आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। तो देखिए भाई क्या हुआ, आर्टिफिशियल यानी कि अपन शॉर्ट टर्म लेते हैं इसकी, ए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन होता है ना, इसके अंदर क्या करते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी जो सजीव होता है उस सजीव के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ले जाता है, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके किसको ले जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ले जाता है। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में भी एक बात, उसके सभी कैरेक्टर को नहीं लेता, सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है सिर्फ इस वर्गीकरण के अंदर। ठीक है, 1 या 2 कैरेक्टर अपन लेंगे, यानी 1 या 2 जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं उनको लिया जाता है। और सेकंड बात करें उसके जो एक्सटर्नल जो, यानी उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, यानी उसके जो बाह्य लक्षण है उनको इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। उस पादप का या उस सजीव का आवास किस प्रकार का है और वो मानव के लिए कितना उपयोगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सम्मिलित किसके अंदर किए गए, तो ये जो सारे पॉइंट है ना ये सम्मिलित किए गए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी कि ये सारे तरीके हैं, ये सारे मापदंड हो जाएंगे, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा अपन क्या करेंगे, किसी भी सजीव को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, यानी कि बात करें तो अगर मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बात करूं, वर्गीकरण की जो कृत्रिम प्रणाली होती है, पद्धति होती है, इसके अंदर क्या करा जाता है, इसके अंदर किसी भी जो सजीव होता है उसके 1 या 2 लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है, तथा उसके जो होते हैं बाह्य लक्षणों को, उसके आवास को और मानव की उपयोगिता के आधार पर उसे वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है,
इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, यानी कि जो फादर ऑफ बॉटनी होते हैं, यानी जिन्हें अपन क्या कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जो थियोफ्रेस्टस है, इन्होंने पादप की 500 जो प्रजातियां थी, कितनी बात कीजिएगा पे, 500 प्रजातियों को टाइप, ठीक है, फिर 500 यानी कि 500 टाइप्स प्लांट को इन्होंने 4 ग्रुप्स में बांटा, यानी कि 500 प्रकार के जो पादप की प्रजातियां थी उन्हें कितने 4 ग्रुप्स के अंदर इन्होंने बांटा, कितने 4 ग्रुप्स के अंदर। चलिए बात करते हैं आगे कौन कौन से ग्रुप हैं। तो पहला जो था ट्री, फिर था श्रब, फिर शब, फिर क्या था हब्स। क्या थे, एक बार गौर कीजिए, ट्रीज, श्रब, शब और शब और हब्स, ये 4 कैटेगरीज के अंदर इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। किस आधार पर किया, उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर। ठीक है, किसने किया, थियोफ्रेस्टस ने 4 प्रकार में बांटा इनको, 500 प्रकार की पादप प्रजातियों को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जोनरेज। जोनरेज जो थे, ये भी वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे ये भी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो पादप की जो प्रजातियां थी, यानी कि जो थे ट्रीज थे, श्रब थे, शब थे, हब्स थे, इन्होंने इनको भी क्या कर दिया गया, आगे 2 प्रकारों में बांट दिया। कैसे, बीज पत्र के आधार पर, यानी कॉट जो होते हैं उनकी संख्या के आधार पर। इन्होंने देखा कि भैया एक चीज कॉमन आ रही है इन सभी प्लांट में, क्या आ रही है कॉमन, देखिए ये जो पादप थे इनमें क्या हो रहा है, कुछ पादपों में तो एक बीज पत्र का, यानी कि एक कॉट का, यानी 1 कॉट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ में कितने बन रहे हैं, 2 कॉट, यानी कि 2 कॉट फॉर्मेशन की क्रिया चल रही है। इस आधार पर इन्होंने क्या कर दिया गया, पादप को 2 भागों में बांट दिया, सभी पादपों को। किसके अंदर, डाइकोट में और मोनोकोट में, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स में बांट दिया। तो इस आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, 2 अलग अलग ग्रुप बना दिए, डाइकोट्स के और मोनोकोट्स के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन अपने जो महान वैज्ञानिक है, जो अपन जिन्हें अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, कैरोलस लिनियस के बारे में। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो अपना कृत्रिम वर्गीकरण दिया, इस वर्गीकरण में इन्होंने क्या किया, विशिष्ट पुष्प लक्षणों के आधार पर, यानी कि जो पुष्प के जो बाह्य लक्षण होते हैं उनके आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। तो इस प्रकार से कुछ टाइप्स थे, ये किसके थे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्या करा जाता है, सिर्फ 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया जाते हैं उस प्लांट से। ठीक है, यानी कि सिर्फ कितनी, अगर मैं बात करूं, सिर्फ 1 या 2 समानताएं होती है, बाकी सारे क्या होती हैं, असमानताएं होती है। ठीक है, 1 या 2 समानता होगी, बाकी सारी असमानताएं होती है। तो इस प्रकार से ये क्या था, अपन ने पढ़ लिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन आया आपके, कहां से बने, इसके अंदर आपके क्वेश्चन जो बनते हैं यहां से बनता है कि कैरोलस जो लिनियस थे, इन्होंने अपनी जो प्रणाली में, यानी कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किन गुणों को या किन लक्षणों को आधार लिया, तो इन्होंने पुष्पीय लक्षणों के आधार पर अपना क्या दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो यहां से आपके नेट के अंदर ये एग्जाम क्वेश्चन बना था ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या पढ़ चुके हैं, ASC यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे अपन बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि वर्गीकरण की कौन सी प्राकृतिक पद्धति, कौन सी वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब अपन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की कौन सी प्रकृति। एक मिनट, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है उसकी प्राकृतिक पद्धति के बारे में। तो प्राकृतिक पद्धति क्या होती है, देखिए इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल रूप से अपन, यानी कि पादप के अंदर जितने भी प्राकृतिक रूप से जो लक्षण प्रेजेंट है ना, उन सभी लक्षणों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या करते हैं अपन, इसके अंदर अपन पादप के संपूर्ण जितने भी उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जैसे कि ये एक नीम का पादप है, तो इस नीम के पादप के अंदर जितने भी उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि जो उसके भाई जितने भी लक्षण है, उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसके रूट से संबंधित, लीफ, स्टेम, फ्लावर से संबंधित, ठीक है, उन सभी को क्या किया जाता है, इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या जाता है, अब सारे लक्षण सम्मिलित करने से क्या होता है, ये इसे अपन क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो भी पादप इस क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे
भाई इस क्लासिफिकेशन का यूज करके अपन जितने भी समूह बनाएंगे, उन समूह के जो पादप होंगे उनमें क्या होगा, उनमें समानता अधिक होगी। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एक या दो लक्षण नहीं ले रहे, अपन ले रहे हैं इसमें सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि संपूर्ण मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले रहे हैं। इससे क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन का यूज करके जो भी अपन समूह बना रहे हैं जिसके अंदर पादप रखेंगे अपन, उनमें क्या होगी, समानता अधिक होगी। समानता अधिक होने से क्या हुआ, अब अपन को सिर्फ एक या दो पादप के बारे में पढ़ना है, बाकी क्या हुआ अपन को सभी के बारे में पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके क्या है, समानता है, सबके अंदर सब में क्या है, सिमिलरिटीज है। चलिए, तो इसलिए इसे क्या कहता है, बेस्ट क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो भी पादप इस समूह के अंदर रखे जाते हैं, यानी इस क्लासिफिकेशन का यूज करके जितने भी पादप ग्रुप्स बनाए गए, उनमें क्या होता है, प्राकृतिक समानताएं पाई जाती है और प्राकृतिक असमानताओं को ध्यान में रखा जाता है, तथा उनके अंदर आपसी संबंध है या नहीं है। भाई इसके अंदर जो अपन, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने यहाँ ले लिया नीम और आम, अब इनके अंदर आपसी समानता है या नहीं है, इनमें प्राकृतिक रूप से कितनी समानताएं हैं, आम और नीम में असमानताएं कितनी, उस आधार पर क्या करा जाता है, इनमें इसको बेस बनाया जाता है, इन लक्षणों को, ठीक है। और उसके आधार पर क्या किया जाता है, फिर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उस आधार पर इन्हें फिर समूह के अंदर डिवाइड किया जाता है, ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, ये बेस्ट क्लासिफिकेशन होता है। अब क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन में, इस समूह में समानता अधिक पाई जाती है। वही मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपसे कि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, उन सभी पादपों को रखेंगे जिनके अंदर समानता अधिक हो। जैसे कि बात करें, मैं आपका स्कूल होगा, उस स्कूल के अंदर क्या होता है, सेक्शन होते हैं या नहीं होते, ए सेक्शन हो गया, बी सेक्शन हो गया, डी सेक्शन। तो क्या कराते हैं, ए सेक्शन के अंदर कौन बच्चे आएंगे, वही बच्चे आएंगे जिनके अंदर क्या है, जो अच्छे पढ़ाई करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, रेगुलर स्कूल आते हो वगैरह, यानी कि सारे सारे लक्षण क्या है, उनमें बहुत सारे लक्षण क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो उनमें क्या हो गया, अब आपको अगर कह दिया ए सेक्शन, तो आपके समझ में क्या आ जाएगा, सारे सारे लक्षण ध्यान में आ जाएंगे ना, सारे सारे लक्षण ध्यान आएंगे। भैया पढ़ने वाला बच्चा होगा, अच्छे मार्क्स आते होंगे, डिसिप्लिन में रहता होगा, टीचरों का प्यारा होगा, ये सारे लक्षण अपने माइंड में आ जाते हैं, ठीक। ऐसा इनमें होता है, इनमें क्या होती है, बहुत सारी समानताएं पाई जाती है, बहुत सारी समानताएं अधिक होती। और जो इनसे असमानता प्रदर्शित करता है, जो पादप, यानी कि जो भी पादप के साथ इनकी समानता प्रदर्शित होगी, उन्हें तो इनके साथ क्या कर जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा, यानी उसके आधार पर तो उसे समूह में बांट दिया जाता है। और जो असमानता प्रदर्शित करता है, उन्हें क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है किसी पादप या सजीव का। और सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कहा जाता है इसे, किसकी तुलना में, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की तुलना में सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि उसके अंदर तो अपन एक या दो लक्षणों को कर रहे थे, यानी कि अब उसमें क्या कर रहे थे, उसमें सिर्फ पादप के अंदर कितनी थी, एक या दो समानताएं मिल रही थी, एक या दो समानताएं मिल रही थी, बाकी सारे तो क्या है, असमान लक्षण थे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें समानताएं बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो इस आधार पर इसमें समानताओं का ध्यान रखा जाता है, यानी कि इसमें जिसमें ज्यादा अधिक समानताएं होंगी उन्हें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो आप, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल है जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, वो किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन्हीं लक्षणों को, इन्हीं जो कैरेक्टर थे, इन्हीं जो लक्षण थे, इनको ध्यान में रखकर क्या करा, अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। बात करते हैं अपने कैरोलस भाई साहब की, तो इन्होंने भी जो अपनी जो बुक लिखी थी इन्होंने, सिस्टमा नेचुरी, उसके 10वें संस्करण में क्या करा, जंतुओं का वर्गीकरण दिया। और जंतुओं का जो वर्गीकरण दिया वो किस आधार पर दिया, इसी आधार पर कि उनके सबसे ज्यादा जो है, यानी मैक्सिमम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या किए जाए, इंक्लूड किए जाए इस क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा, इस प्रकार से अपन ने पढ़ लिया ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्वेश्चन बन जाता है, आपके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या करो, एग्जाम्पल्स दो, नीट वगैरह के अंदर इस टाइप के भी सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, आसान आ जाते हैं, ठीक है। तो अब अपना कौन सा रह गया, अपना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये अपना तीसरा टाइप है। तो तीसरे टाइप को भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपना हो चुका है। तीसरा टाइप कौन सा है, तीसरा टाइप है अपना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर जातीय वर्ता, यानी कि वर्गीकरण की जातीय वर्ता पद्धति क्या होती है। देखिए भाई, अपन क्या कर रहे थे,
अपन अभी देख रहे थे आर्टिफिशियल में अपने क्या देखा कि सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया जाता है, ठीक है। और अपन ने किसमें नेचुरल में क्या देखा, यानी कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर अपने क्या देखा भाई, इसके अंदर संपूर्ण मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ले लिया जाता है। इसमें क्या करा जाता है भाई, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को तो इंक्लूड करा जाता है, यानी कि पादप के जो आकार की है, यानी कि बाहर से देखने पर जो पादप के बाह्य लक्षण जो प्रदर्शित होता है उनको तो इंक्लूड किया जाता है, यानी उन्हें सम्मिलित किया जाता है। बट क्या होता है, इनमें उसके विकास का जो क्रम होता है, उसका जो वंश का क्रम होता है, यानी कि उसके जो फाइलोजेनेटिक जो कैरेक्टर है, यानी उसके जातीय वर्ता के जो लक्षण होते हैं, ठीक है, उन्हें भी क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जो होता है पादपों का जो वर्गीकरण किया जाता है उनके विकास के क्रम में किया जाता है भाई। जैसे कि कैसे करेंगे भाई, इसमें वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहले पादप विकसित हुए थे उन्हें रखा गया, फिर उसके बाद वाले, फिर उससे ज्यादा विकसित पादपों को रखा जाता है, फिर उससे विकसित, यानी कि बात करें ब्रायोफाइटा हो गया, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इस प्रकार से क्या करा उन्हें एक विकास के क्रम में व्यवस्थित करा, ठीक है। यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या करा जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे, उनका क्या देखेंगे, विकास का क्रम भी देखेंगे, उनके वंश का क्रम भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, उनके विकास का क्रम या वंश का क्रम भी देखा जाता है। यानी कि भाई इनकी मॉर्फोलॉजी के साथ इनकी जीनोलॉजी स्टडी भी की जाती है, किसके अंदर, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको भाई। क्या हुआ भाई, इसमें ये भी सम्मिलित किया जाता है कि पादप के बाह्य लक्षण तो ठीक है भाई, वो चीज तो हम लेंगे सही इसके अंदर कि बाहर से देखने पर पादप के कौन कौन से लक्षण अपन को दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से लक्षण के आधार पर अपन बता सकते हैं इस पादप के कैरेक्टर के बारे में, ये चीज तो अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे सही। बल्कि और इसके अलावा अपन क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, यानी कि उस पादप का विकास कैसे हुआ है, उस पादप का विकास स्तर कैसा है, कि वो ब्रायोफाइटा वाले स्तर का है या वो टेरिडोफाइटा वाले स्तर का है। इस प्रकार से उसके विकास का क्रम भी क्या करा जाता है, देखा जाता है, उसके वंश का क्रम भी देखा जाता है, उससे भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके एग्जांपल देखो, एडोल्फ एंगलर ने और कार्ल प्रांटिल ने, किसने, एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रांटिल जो थे, एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रांटिल, इन्होंने क्या कहा, जो अपना क्लासिफिकेशन दिया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था सरल पुष्पीय पादपों से, और कहां पर खत्म किया इन्होंने, जटिल पुष्पीय पादपों पर। भाई सरल पुष्पीय पादपों से स्टार्ट किया, यानी सरल लक्षणों से स्टार्ट किया, यानी कि जो डेवलप, यानी कि जो इवोल्यूशन का जो स्टार्टिंग का क्रम था वहां से स्टार्ट किया, यानी विकास होना स्टार्ट हुआ यहां से, और कहां पर खत्म किया, जटिल पुष्पीय लक्षणों पर, यानी जो जटिल पुष्पीय लक्षण वाले जो पादप है वहां पर इन्होंने क्या किया, अपना स्टॉप किया, क्योंकि ये क्या था, इवोल्यूशन का एंड था। इसके बाद फिर जो इवोल्यूशन होगा पादपों में और नई जो पादप प्रजाति बनेगी, फिर उस प्रकार से विकास चलता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, एक विकास का क्रम होता है, एक वंश का क्रम होता है, ठीक है। तो एडोल्फ एंगलर व कार्ल जो प्रांटिल थे, इन्होंने सरल पुष्पीय पादपों से जटिल पुष्पीय पादपों पर अपना क्या करा, वर्गीकरण समाप्त करा। इस प्रकार से अपन पढ़ चुके हैं सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। आज की जो क्लास थी वो महत्वपूर्ण थी और आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्या हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, डाउट्स वगैरह हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, यानी कि आप एक न्यू व्यूअर हो, तो अपने जो फ्रेंड वगैरह जो भी आपके कांटेक्ट में हो, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जो 11th-12th में हो, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जिस माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।